एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज 23 अगस्त 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स विद फुल एनालिसिस के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक में होगा करंट अफेयर्स की फुल एनालिसिस और दूसरे पार्ट में हम एमसीक्यूज और फैक्चुअल डेटा के थ्रू करंट अफेयर्स को डील करते हैं। तो दोस्तों, ये है पार्ट 1 फुल एनालिसिस वाला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है SCCL to provide free residential coaching for National Medical Entrance Examination NEET। यानी कि SCCL फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडायरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। इसने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो स्टूडेंट्स पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मींस इनकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है, उनके लिए मेडिकल की कोचिंग फ्री में प्रोवाइड करना। उसके लिए वो क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th पास होने चाहिए और मिनिमम उनको 60% 12th में स्कोर किया होना चाहिए। और SCCL जो है वो उनका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और 35 स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होगा और उन 35 स्टूडेंट्स का एक बैच क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि उनको रेगुलर नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, उनको मेंटोर किया जाएगा, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए इसको बोला जा रहा है रेजिडेंशियल कोचिंग, मींस लॉजिंग और बोर्डिंग भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये तो इसने इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव जो है, जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोल बेल्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि कोल बेल्ट एरियाज जो हैं मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, वो हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो वो है, पहला हम देखते हैं मध्य प्रदेश का, पहला है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के कोल बेल्ट एरियाज में है, जहां पे कि ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम देखें दोस्तों, इसके अलावा तो ये जो शहडोल और अनूपपुर है, इसको सोहागपुर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको सोहागपुर भी बोलते हैं। और ये MP का यानी कि मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट कोल फील्ड है। और इसके अलावा हम देखें अब छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हैं कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सुरगुजा, बलरामपुर एटसेट्रा। मीन्स और भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कोल बेल्ट एरियाज में मतलब इंक्लूडेड हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, लेकिन उनकी ओवरऑल अगर आप देखें तो उनकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि अगर उनके जो बच्चे हैं वो मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके जो स्टेटस है वो भी बढ़ जाएगा, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। तो अच्छा इनिशिएटिव है। और कोल बेल्ट में अगर हम देखें तो झारखंड का जो झारिया डिस्ट्रिक्ट है वो लार्जेस्ट कोल बेल्ट है इंडिया का। ऐसा क्वेश्चन आता है माइनिंग का, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे कि UPSC में जैसा पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछता है मोस्टली, बट स्टेट जरूर पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, या फिर कौन सा, हम एलिमेंट ही बोलते हैं कि एलिमेंट पाया जाता है। और अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज आप MP पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस इनिशिएटिव को कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा, या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस स्कीम में या इनिशिएटिव में इंक्लूडेड है। तो वो है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। सेम यही छत्तीसगढ़ वाले भी पढ़ सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्चेस भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसमें बात की जा रही है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, यानी कि नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये भारत NCAP जो है इसको लॉन्च किया है। इंडिया का ये अपना क्रैश टेस्टिंग सेफ्टी प्रोग्राम है। इसको हमने किसी और कंट्री के साथ मिलके नहीं बनाया है, ये हमारा खुद का क्रैश टेस्टिंग सेफ्टी प्रोग्राम है। और इसका एम क्या है, टू इनहेंस रोड सेफ्टी बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर अप टू 3.5 टन व्हीकल्स इन इंडिया।
तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एवरी आवर वी हैव 47 एक्सीडेंट्स एंड 18 डेथ्स इन इंडिया, and 70% to 75% of deaths in road accidents in India are between the age group of 18 to 34 years. Okay, means कि अगर यहाँ पे व्हीकल की सेफ्टी हम और बढ़ा देंगे, व्हीकल की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, सेफ्टी मेजर्स के जो स्टैंडर्ड है, उनको अगर हम और बढ़ा देंगे उसमें, और हम डिटेक्टर लगा देंगे और कुछ भी टेक्निकल हम चीजें और अच्छी कर देंगे, तो उससे हमारी रोड सेफ्टी भी होगी और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो भी डिक्रीज होंगे। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, और ये इंडिया का अपना है प्रोग्राम। पहले ऐसी कंट्री जिसने इस टाइप का प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है यूएसए। Program will commence from 1st October 2023 and will be based on automotive industry standards 197. Means कि this program will come in force from 1st October 2023 and this is automotive industry standards, means कि these are the standards that automotive technical specifications of India are measured. Like कि अगर 197 है तो दिस 197 इट डील्स विद द क्रैश टेस्टिंग। तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि उनको कैसी कार लेनी है, क्योंकि उनको उनके सामने सारे डेटा होंगे कि क्या रेटिंग है। सपोज अगर ये 197 में उसको रेटिंग मिली है 5 स्टार, दैट मीन्स कि वो कार 5 स्टार रेटिंग की तो बहुत अच्छी कार है, तो कंज्यूमर का अगर बजट होगा और उसको कार लेने का मन है तो वो जरूर ले लेगा। तो ये इसलिए AIS हमारा फोर्स में लाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज इंडिया इज सेट टू अचीव $150 billion बायो इकोनॉमी बाय 2025. You must learn this year by 2025, which stood at over 100 billion in 2022. Means presently we are having $100 billion. And by 2025 we are expecting to have $150 billion bioeconomy. तो यहाँ पे बायोइकोनॉमी है क्या? बायोइकोनॉमी is knowledge based production and use of biological resources, processes, methods to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sectors. इन शॉर्ट हम बोलें तो जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना सो डैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इकोनॉमी। जिस तरह की हमें अभी पता है कि हर तरफ, भले ही हमारा UN हो या फिर इंडिया खुद हो, हम सब ने सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ मूव करने का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो भी है उधर मूव करने का अपना टारगेट सेट किया हुआ है। तो उसी पे है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना ताकि एक सस्टेनेबल जो इकोनॉमी है हम उसके साइड मूव कर सके। एक बहुत ही इसका कॉमन एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी एक सस्टेनेबल एनर्जी है। इसको मतलब बायोलॉजिकल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल मीन्स कि जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसका यूज करके अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है तो खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोल एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो अब देखिए बायो एनर्जी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है एनर्जी सप्लाई को, और जो एनर्जी की डिपेंडेंस है उसको ये डिक्रीज करता है। और अगर ये सब ये काम कर रहा है तो इससे क्या होता है कि ये न्यू अपॉर्चुनिटीज बनाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और अगर हम देखें तो ओवरऑल बायो इकोनॉमी क्या कर रही है, ये जो क्लाइमेट है उसको मिटिगेट कर रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी कर रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ये रिड्यूस कर रही है। उसके अलावा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को रीस्टोर कर रही है। जॉब क्रिएशन तो मैंने मतलब बताया है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रही है। तो ये सारी चीजें हैं अगर बायो इकोनॉमी को हम देखें तो उसके बारे में। अब इधर भी हम देखते हैं, इंडिया रैंक्स 12th इन वर्ल्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एंड 3rd इन एशिया पैसिफिक। ये आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की जिसके बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं उसमें हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो वी आर एट 12th रैंक एंड इन फर्स्ट वी आर हैविंग USA. USA is at first place. Sorry.
and we are standing at third position in Asia Pacific and first is Japan. Okay, वर्ल्ड बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट यूएस है और एशिया पैसिफिक में फर्स्ट हमारा जापान है और हम थर्ड हैं। उसके अलावा हम कहाँ पे सबसे बड़े हैं, हम कहाँ पे फर्स्ट आते हैं, वो है लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर में इंडिया फर्स्ट है या फिर लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड की। और अभी अगर हम 2022 इंडेक्स देखें ग्लोबल इनोवेशन का तो उसमें इंडिया की रैंक 40 आई है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। मींस कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो 132 कंट्रीज पे किया जाता है, उसमें हमारी रैंक 40 है। और ये इंडेक्स निकाला किसके थ्रू जाता है, रिलीज किसके थ्रू किया जाता है, तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट विपो, WIPO, इन शॉर्ट विपो। और फर्स्ट पोजीशन में इसमें हम 40 हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे इस पे है स्विट्जरलैंड। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसे इंडेक्स तो पूछता ही है यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 एंड विच कंट्री इज एट फर्स्ट पोजीशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम 2021 की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया जो है वो काफी इम्प्रूव किया है अपनी टेक्नोलॉजी में। पहले 2021 में इंडिया की रैंक 46 थी इनोवेशन में और अब 40 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम इनोवेशन और डिस्कवरीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें है CBC Annual Report 2022 has unveiled names of 16 departments like Ministry of Railways, NBCC, etc., which have deviated from CBC's advice and procedures. तो दोस्तों CBC ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है कि उसके जो एडवाइस और प्रोसीजर्स हैं वो कौन कौन नहीं मान रहा है, कौन से डिपार्टमेंट्स नहीं मान रहे। तो उसने ऐसे टोटल 16 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कही है और उनके नेम बताए हैं। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है या फिर उनका क्या क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है, यानी कि CBC। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप ये बताओ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि CBC क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं CBC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वॉज मेड इन 1964 टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। गवर्नमेंटल करप्शन को एड्रेस करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी and it was given statutory status in the year 2003. Although it was made in 1964, but it was given the statutory status in the year 2003, and it is an autonomous body. Okay. Now, moving ahead. Here we are given terms of CBC. मीन्स CBC कितने साल तक का होता है, मीन्स उसका टेन्योर क्या होता है। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनका टर्म क्या होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, तो ये है 4+65। ओके, उनको या तो 4 साल CBC के पोस्ट पे रहना है या फिर अगर वो 65 ईयर्स के हो गए हैं तो वो रिटायर कर जाएंगे। नो मैटर वो मतलब वो 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। सपोज वो 64.5 ईयर्स के हैं और वो अब जाके अपॉइंट हुए हैं एज CBC, तो वो जो बाकी के 6 महीने हैं तब तक ही वो काम करेंगे क्योंकि वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं CBC एंड विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। मींस CBC एंड विजिलेंस कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है और उसके मेंबर्स होते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी, देन Minister of Home Affairs, and the last one is Leader of Opposition of Lok Sabha. Means this committee consists of 3 members in which Prime Minister of India is the chairperson. Okay, and this committee appoints CBC and Vigilance Commissioners. And this is one of the most important thing about this topic, that whether it is statutory or constitutional. So it's a statutory body. Okay. So guys,
ये आज की डिटेल एनालिसिस थी करंट अफेयर्स की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमने सबकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की है। और हमने जो करंट अफेयर्स बनाई है उसका हमने फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।